हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जो मैंने एक बार क्वेश्चन नंबर 65 एसएफएम का डिस्कस किया था, वो कुछ थोड़ा सा पोर्शन ही डिस्कस किया था उस क्वेश्चन का। तो अब मैं उस पूरे क्वेश्चन को अभी डिस्कस करूँ कि उसमें क्या कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 63, पेज नंबर 13.88। ये एसएफएम का प्रैक्टिस मैनुअल है, अक्टूबर 18 का एडिशन है। ओके, पहले मैं क्वेश्चन रीड आउट कर रही हूँ। VRS Inc. deals in the computer and IT hardware and peripherals. जो expected revenue है next 8 years का, वो revenue given है, liabilities given है, equity और bonds। इससे अपन अगर बॉन्ड का 12% दे रखा है, इक्विटी का भी अपने पास देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखा है, तो WACC से अपन KO निकाल सकते हैं। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स दे रखी है और करंट एसेट्स 3 पड़ी हुई है और फिक्स्ड एसेट्स 13 है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वेरिएबल एक्सपेंसेस सेल्स रेवेन्यू का 40% है, तो वेरिएबल एक्सपेंसेस सेल्स में से लेस होंगे। फिक्स्ड जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है कैश के, एस्टिमेटेड टू बी एज फॉलोज। फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी लेस होंगे सेल्स में से। एडिशनल जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है वो भी लेस होंगे, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस जो दे रखे वो भी लेस होंगे। फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिशिएशन 15% WDV बेसिस पे। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि नया पॉइंट है, जो बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर इतना एडिशनल एक्सपेंडिचर अपने को करना है। ये दिख रहा है ना, ये इतना अपने को एडिशनल एक्सपेंडिचर करना है। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज एस्टिमेटेड टू बी 20% ऑफ द रेवेन्यू। एप्लीकेबल टैक्स रेट फॉर द कंपनी इज 30%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज एस्टिमेटेड टू बी 16%। फ्री कैश फ्लो एक्सपेक्टेड टू बी ग्रो 5% पर एनम आफ्टर 8 ईयर। आफ्टर 8 ईयर मतलब 9th ईयर, यानी अगर आप FCFF यानी फर्म का लोगे तो 1+G करोगे। ठीक है, और इक्विटी का लोगे तो FCFE 1+G करोगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो पता है ना कि यहाँ पे पूछ रखा अपने को कि आपको वैल्यू ऑफ द फर्म, नहीं दिख रहा है, 2 मिनट में बताती हूँ। वैल्यू ऑफ द फर्म और वैल्यू ऑफ द इक्विटी दोनों बतानी है। ठीक है, तो अब मैं एक बात बता देती हूँ कि जब वैल्यू ऑफ इक्विटी अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपन क्या करेंगे, जो भी सेल्स है अपने पास, जैसे रिवेन्यू है, उसमें से अपन इंटरेस्ट को भी अगर लेस कर देते, वैसे इसमें मैंने नहीं किया, अगर इंटरेस्ट को लेस कर देते तो वो आ जाता है फ्री कैश फ्लोस फॉर इक्विटी। और अगर अपन यहाँ पे इंटरेस्ट को सेल्स में से लेस नहीं करते हैं, इंटरेस्ट 1 को अगर लेस नहीं करते हैं, तो जो अपन फ्री कैश फ्लोस निकालेंगे वो अपन निकालेंगे फर्म के लिए। ठीक है, तो ये एक मेन बात थी, वो मैंने बता दी। अब मैं सबसे स्टार्टिंग से क्वेश्चन कैसे करना है बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने WACC KO कैलकुलेट किया। KO कैलकुलेट करने के लिए मैंने वेट्स ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय के प्लस वेट्स ऑफ डेप्ट मल्टीप्लाइड बाय KD किया। ठीक है, तो KO कितना आ जाता है अपने पास 13%। ये तो सिंपल कैलकुलेशन, इसमें कुछ भी नहीं है। डेप्रीशिएशन में क्या करना होता है अपने को, 17 तो गिवन है। ठीक है, इसमें बोला है कि ओपनिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना है, तो टोटल लगा दिया, इसका 15% अपन ने किया, तो अपने पास 2.625 आया। अगर इतना डेप्रीशिएशन है और इतनी अपनी वैल्यू है लेस किया, तो क्लोजिंग WDV आ गया, और इस क्लोजिंग WDV पे अपने को वापस से क्या करना है, डेप्रीशिएशन लगाना है। ये क्लोजिंग WDV अभी की ओपनिंग बन गई। फिर इसमें वापस अपन ने ओपनिंग वाला ऐड किया 0.80, फिर उसके ऊपर 15% से डेप्रिशिएशन लगाया और उस डेप्रिशिएशन को इसमें से लेस किया 13.32। फिर 13.32 में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 का ऐड किया 15.32 मल्टीप्लाइड बाय 15%, दैट इज 2.30। फिर वापस अपन ने इस डेप्रिशिएशन को लेस किया इस वैल्यू में से 15.32, तो अपने पास आ गया क्लोजिंग WDV। आई थिंक इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी है। अब अपन आते हैं मेन कैलकुलेशन जिसमें सबको प्रॉब्लम हो रही है। वो कैलकुलेशन है ये वाली, एडिशनल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड की। ठीक है, देखो ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद अपन जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट अपना आएगा ना, वो अपन फ्री कैश फ्लोज के लिए लेस करेंगे। तो देखो एडिशनल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कितना, मतलब कितना कैश इस बार जाने वाला है। सबसे पहले देखो करंट एसेट्स में 3 गिवन है। ठीक है, दिख रहा है ना, करंट एसेट्स में 3 गिवन है। ठीक है, गिवन है। फिर देखो वर्किंग कैपिटल जो है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे देखो मैं बताती हूँ, करंट एसेट्स के अंदर 3 गिवन था, बिल्कुल था। फिर इसके अंदर जब अपन ने वर्किंग कैपिटल देखी थी, ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, इन्होंने बोला है कि इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल एस्टिमेटेड टू बी 20% ऑफ रिवेन्यू। यहाँ पे देखो 20% ऑफ रिवेन्यू है, रिवेन्यू अपने पास यहाँ पे है, तो इसका 20% कर दिया मैंने। तो यहाँ पे देखो मैंने कैलकुलेशन की, सेल्स जितनी भी थी, दिख रहा है ना, सेल्स जितनी भी थी उसका 20%, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 1.20%, ये कितना आ जाता है 1.6। अब मुझे एक बात बताओ कि 8 पे आप वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट रख चुके हो, तो अब यहाँ पे 10 का दूसरे साल 10 साल के वर्किंग 10
डॉलर की वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो अब ये बताओ कि यहाँ पे एडिशन कितना हुआ, 2 का। तो 2 के ऊपर 20% के हिसाब से वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए अपने को, 0.4। 2 इंटू 20% 0.4, ठीक है। इसी तरह से एडिशन करते जाओ, 10 to 15 कितना बढ़ गया, फिर 5 के अंदर 20% 1, फिर 15 से 22 कितना इंक्रीमेंटल है 7 का, उसके ऊपर 20% 1.4, देन 22 to 30 इंक्रीमेंटल प्लस 8 का, उसके ऊपर 20% 1.6। अब बात आई यहाँ पे देखो, अपने पास ज्यादा वर्किंग कैपिटल पड़ी है, तो अपन ने 6वें साल में वर्किंग कैपिटल को विड्रॉ कर दिया, निकाल दिया। अपने को वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पे। तो और देखो वर्किंग कैपिटल $4 की, वो वैसे ऊपर इसमें मिलियंस में फिगर है, बट मैं अभी $4 बोलती हूँ, ठीक है। तो 35th ईयर में थी, 26 रह गए, मतलब अपन ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, विड्रॉ किया है। तो अपने पास यहाँ पे 4 क्या हो गया, अपन ने इन्वेस्टमेंट नहीं करना अब अपने को, तो 4 अपने पास बच गया। फिर 26 से 23 मतलब यहाँ पे भी 3 बच गया, और फिर 23 से 20 यानी 3 बच गया। बाकी सारे क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल का टोटल इन्वेस्टमेंट ही देखा है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें अपन ने देखा कि एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल पड़ी थी तो और फायदा था, तो वो अपने 3 साल का बच गया। यहाँ तक क्लियर है, मेरे को लगता है यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखो करंट एसेट्स अपने पास 3 की पड़ी है, गिवन है क्वेश्चन में, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर अपने पास 3 की वर्किंग कैपिटल एसेट्स पड़ी है, वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट सबसे पहले लेस कर लो, 8 इंटू 20%। यहाँ पे क्या था ना, 8 इंटू 20% 1.6 माइनस कर लिया, कितना अपने पास बचा 1.4, ठीक है। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे देखो बुक में दे रखा है, यहाँ पे 0.5 का कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही है। तो 0.5 का कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब फर्स्ट ईयर में इतना वर्किंग कैपिटल के लिए लेके आए, और इतना अपने को कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए भी चाहिए, पर अपन इतना लेके क्यों आए, पैसा $3 तो पड़ा है ना अपने बैलेंस शीट में। तो $3 में से अपन ने 1.6 वर्किंग कैपिटल के लिए यूज कर लिया, और 0.5 अपन ने कैपिटल कहाँ थे अपन, वर्किंग कैपिटल के इन्वेस्टमेंट के बारे में बताई थी मैं, ठीक है। करंट एसेट्स कितना है 3 का, जिसमें से अपन ने वर्किंग कैपिटल के लिए 1.6 ऑलरेडी यूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद में कैपिटल इन्वेस्टमेंट 0.5 यूज किया, बचा कितना हुआ अपने पास करंट एसेट से 0.9 का। इट्स गुड। फर्स्ट ईयर में देखो नील एडिशनल इन्वेस्टमेंट, किसी भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्किंग कैपिटल दोनों के लिए अपने पास अमाउंट पड़ा हुआ है। देन अपन ने क्या किया सेकेंड ईयर में अपन ने क्या किया, अब देखो सबसे पहले वर्किंग कैपिटल की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट कितनी थी, 8 से 10 हुआ था, मतलब 2 इंटू 20% 0.4 की जरूरत थी। 0.9 पड़ा हुआ है ना, इसमें से 0.4 की जरूरत थी, ठीक है। पर यहाँ पे 0.9 है, तो अभी इस बार पैसा नहीं लाना वर्किंग कैपिटल के लिए। बचा कितना 0.5। अब देखो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है 0.8 का है, और पड़ा हुआ 0.5 है, और 0.8 का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इस बार लाना पड़ेगा सेकेंड ईयर में 0.3 का। वर्किंग कैपिटल तो 0.9 से सेट ऑफ हो जाएगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 0.8 है, जबकि पड़ा हुआ बचा कितना 0.5 ही बचा है, 0.4 लेस करने के बाद, मतलब अपने पास जो बचा हुआ अमाउंट था उसमें से 0.4 लेस करने के बाद अपने पास सिर्फ 0.5 ही बचा, जबकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट 0.8 का करना है, तो 0.3 आपको एडिशनल लाना पड़ेगा। तो सेकेंड ईयर में देखो 0.3 एडिशनल लाना पड़ रहा है, ठीक है। फिर आ जाते थर्ड ईयर में अब तो कुछ भी नहीं बचा है, पूरा 3 जो था अपन ने यूज कर लिया। फर्स्ट ईयर की वर्किंग कैपिटल, फिर फर्स्ट ईयर के कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फिर सेकंड ईयर की वर्किंग कैपिटल, फिर सेकंड ईयर के कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और सेकंड ईयर में 0.3 अपन लेके आए। अब देखो यहाँ पे अपने को क्या करना है एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए। अब थर्ड ईयर से देखो, थर्ड ईयर में 1 तो चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए, और 2 चाहिए, ये गिवन है, ठीक है। और ये 20% निकाला है, 5 इंटू 20% करके देख लो। तो 2 चाहिए अपने को क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, टोटल कितना चाहिए 3 का। फिर वापस फोर्थ ईयर में 1.4 वर्किंग कैपिटल, 2.5 कैपिटल इन्वेस्टमेंट, टोटल 3.9 लेकर आओ। 0.6 मतलब ये कैश आउटफ्लोज है। फिर यहाँ पे आ जाता है फिफ्थ ईयर के लिए 1.6 और 3.5 5.10, ठीक है। अब यहाँ पे सिक्स्थ ईयर से कहानी देखना, पहले से पड़ा है 0.8, तो भले ही कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अपने को चाहिए 2.5 का, लेकिन 0.8 पड़ा है, तो 2.5 माइनस 0.8 करो, कितना आता है 1.7। ये अपने को कैश इनफ्लो लेकर आना है, ये अपने पास पड़ा हुआ है, नहीं ये कैश आउटफ्लो, मतलब इतना तो अपने को पैसा जाने वाला है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, लेकिन अपने पास वर्किंग कैपिटल ज्यादा पड़ी थी 0.8 की, तो ये सेट ऑफ हो गया। तो सिर्फ इस बार 1.7 ही लेकर आना है।
फिर देखो वापस एडिशनल फंड 0.6 का पड़ा हुआ था, 1.5 का अपने को एक्सपेंडिचर करना था, इसमें से इसको लेस कर दो 0.9, फिर 1 का अपने को कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, 0.6 की वर्किंग कैपिटल पड़ी है, इसको यूज कर लो, फिर बचा हुआ अपन लेके आ जाते 0.4 का। तो इस तरह से मैंने एडिशनल इन्वेस्टमेंट निकाला है। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं अपने मेन जो क्वेश्चन का आंसर है उसके ऊपर। क्या क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले क्या है यहाँ पे, रिवेन्यू। ठीक है, रिवेन्यू में से मैंने पहले ही बताया था कि मैं वेरिएबल कॉस्ट लेस करने वाली हूँ, कि मैंने वेरिएबल कॉस्ट लेस, फिक्स्ड कॉस्ट लेस करनी है, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने जैसा नहीं है, गिवन है क्वेश्चन में वो लेस करना है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर लेस करने, बिल्कुल करने। डेप्रिसिएशन मैंने कैलकुलेट किया था, बताया था 15% के हिसाब से, तो ये सारा डेप्रिसिएशन आया था, वो सारा लेस किया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट को मैं लेस करने की बातें नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, FCFF फ्री कैश फ्लोज फॉर फर्म चाहिए। अगर मैं FCFE की बात करती, मतलब फ्री कैश फ्लोज फॉर इक्विटी की बात करती, तो मैं यहाँ से इंटरेस्ट लेस करने की बात करती। अभी तो मैं लेस करने की बात ही नहीं कर रही हूँ। चलो, इंटरेस्ट इसके अंदर है, मतलब जो भी कैश फ्लो आएगा वो इक्विटी और इक्विटी के लिए भी होगा और डिबेंचर होल्डर्स के लिए भी होगा, इक्विटी होल्डर डिबेंचर होल्डर दोनों के लिए होगा, क्योंकि अभी अपन ने इंटरेस्ट लेस नहीं किया। ठीक है, तो EBIT आ गया अपने पास। अब मैंने सीधा यहाँ पे 70% ले लिया, ठीक है, टैक्स लेस करने के बाद, तो ये सारा अमाउंट अपना बचा अर्निंग आफ्टर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट। अब ये देखो, अर्निंग आफ्टर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट जो है, अब डेप्रिसिएशन आपको पता है वो कैश में तो जाता नहीं है ना डेप्रिसिएशन, आपको तो कैश फ्लो चाहिए, फ्री कैश फ्लो। डेप्रिसिएशन को अपन ऐड करते, इट्स वेरी सिंपल। डेप्रिसिएशन को ऐड करने के बाद आपको पता होगा एक कैलकुलेशन की थी जिसमें कैश फ्लो हो रहा था, आपका कैश जा रहा था एडिशनल इन्वेस्टमेंट में, ये सारा कैश आपको इस बार जाने वाला, इस बार आपकी कंपनी में से हाथ से, ये कैलकुलेशन की थी ना। तो यहाँ पे क्या था, 0.33 3.9, तो 0.33 3.9, ये सारा एडिशनल जो कैपिटल एसेट है वो लेस कर दो। ठीक है, फिर अपने पास क्या जाएगा, फ्री कैश फ्लोस। कैसे आएगा, ये जो अपन ने डेप्रिसिएशन ऐड कर लिया तो ये अमाउंट आया, इसमें से आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कैश फ्लो जाने वाला है वो लेस किया, तो 2.68 आ गया। ठीक है, फिर आप क्या करो, पीवी फैक्टर अपने पास 13% अपन ने कैलकुलेट किया था, फर्स्ट केओ, तो केओ कैलकुलेट किया था अपन ने 13%। ठीक है, तो यहाँ पे जो 13% था उससे पीवी फैक्टर मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया, बस सीधा निकाल के मैंने बता दिया कि ये पीवी फैक्टर के बाद में अपने अमाउंट सारे प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, इन सब की, तो ये आ गया 18.55। अब यहाँ पे देखो, फ्री कैश फ्लोस फॉर फर्म 1+G, क्योंकि देखो आपको पता होगा अगर अपने पास 8 साल होते हैं तो अपन कॉन्टिन्यूइंग फैक्टर के लिए 9th ईयर का फ्री कैश फ्लो लेते हैं और उसका फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। तो 9th ईयर के लिए अपने को ग्रोथ रेट को ऐड करना है, तो FCFF प्लस 1+G क्या, कितना हो गया 6.54, 1+G डिवाइड में K लेस G 0.13 लेस 0.05 मल्टीप्लाइड बाई जो भी अपना 8th ईयर का पीवी फैक्टर होगा, कितना है अपना 8th ईयर का पीवी फैक्टर, मैंने यहाँ पे लिखा तो नहीं है पर वो 0.376 है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है, फ्री कैश फ्लोज फॉर फर्म किया अपन ने 1+G डिवाइडेड बाय K लेस G मल्टीप्लाइड बाय पीवी फैक्टर ऑफ 8th ईयर, तो ये अपने पास आ जाता है 32.27। अब यहाँ पे जो 32.27 है और इन सब का टोटल 18.55 है, दिख रहा है ना, यहाँ पे जो 32.27 है 18.55 इन दोनों को ऐड किया तो 50.82 आ गया। ठीक है, ये तो आ गया अपना फ्री कैश फ्लोज फॉर्म, ये आएगा फ्री कैश फ्लोज फॉर फर्म। अब इक्विटी के लिए आप क्या करोगे, इसमें से अगर वैल्यू ऑफ डेप्ट, देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ डेप्ट कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 12% बॉन्ड की 8 की वैल्यू है आप उसको लेस कर दो तो ये आ जाएगा फ्री कैश फ्लोज फॉर डेप्ट। ये वाली कैलकुलेशन गलत है, वैल्यू ऑफ डेप्ट 8 को आपने लेस कर दिया तो आपके पास आ गया फ्री कैश फ्लोज फॉर इक्विटी। अब एक बात बताओ, अगर आपको सीधा इक्विटी का चाहिए हो ना तो आप इसमें से इंटरेस्ट लेस कर देना, उसके बाद ये सारी कैलकुलेशन करना, यहाँ पे के की जगह आपको 16% लेना पड़ेगा और फिर आप क्या करोगे, डेप्ट को ऐड कर दोगे तो वो फर्म का आ जाएगा। ठीक है, और बाकी मेन कैलकुलेशन ये थी, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये वाली कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रैक्टिस मैनुअल में बहुत गंदे तरह से समझा रखी है। ठीक है, और भी अगर फिर क्वेरी हो तो मुझे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, वो तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। ये वाला अपना मेन आंसर था। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।